डेट है आज की 9 जून 2020 और स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। सबसे पहला आर्टिकल आज हमारा इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स से रिलेटेड है। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो कि येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के साथ कोलैबोरेशन में प्रकाशित करती हैं। साल में 2 बार प्रकाशित किया जाने वाला ये परफॉर्मेंस इंडेक्स अलग अलग देशों की जो भी इन्वायरमेंट की हालात हैं उनके ऊपर निगरानी रखती है। कुल मिला जुला के ऐसे 180 कंट्रीज हैं जिनके अंदर 32 इंडिकेटर्स के चलते मतलब कि 32 इंडिकेटर्स के ऊपर इनके इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंसेस कैसे हैं उनका अंदाजा लगाया जाता है कि पिछले 10 सालों में उस पर्टिकुलर देश में, उस पर्टिकुलर कंट्री में उनका इन्वायरमेंट कैसा रहा है। अब इसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स को यूज करते हैं, जैसे कि आपने वेस्ट मैनेजमेंट कितना किया हुआ है, आपके कंट्री की एयर क्वालिटी कैसी है। तो ऐसे करते करते 32 इंडिकेटर्स हैं जिनके ऊपर ये सारा परफॉर्मेंस इंडेक्स बेस्ड है। इंडिया की रैंकिंग की अगर बात करें तो इंडिया की रैंकिंग इस बार 168th रैंक है, मतलब कि 180 देश में से 168वीं रैंक इंडिया की है। रैंक के साथ साथ अगर हम लोग इसके स्कोर की बात करें तो स्कोर 27.6, 100 पॉइंट का इसका पूरा ये परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है और उसमें 27.6 मार्क्स जो हैं वो इंडिया को मिले हैं। 2018 में भी लगभग इतना ही मार्क्स इंडिया को मिला था, लेकिन उस टाइम रैंक 177 थी। थोड़ा सा इंप्रूव करते हुए इंडिया 168 रैंक तक पहुंच चुकी है। डेनमार्क इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में पहले स्थान पर रहा है। और एक बात चौंका देने वाली ये है कि अगर हम लोग साउथ एशियन कंट्रीज की बात करें तो उसमें अफगानिस्तान को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी साउथ एशियन कंट्रीज की परफॉर्मेंस इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया से बेहतर है। अब इस पूरे इंडेक्स को पब्लिश करना या फिर इसके बारे में पढ़ने से फायदा होगा क्या, क्योंकि ये रिपोर्ट हमें ये बताती है कि इंडिया को अपने सस्टेनेबल एफर्ट्स को और तेजी से आगे बढ़ाना है। अगर हम ब्लैक कार्बन को अपने इन्वायरमेंट से एलिमिनेट करने की बात कर रहे हो, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कम करने की बात कर रहे हो, या फिर हम लोग पर कैपिटा जितना भी ग्रीन हाउस एमिशन करते हैं उनको कम करने की बात कही गई हो, इन सब में इंडिया को और तेजी से काम करने की जरूरत है। इंडिया को अपने वाटर क्वालिटी, एयर क्वालिटी, इन सबको इंप्रूव करने की जरूरत है। और जितने भी ऐसे सस्टेनेबिलिटी के इश्यूज होते हैं इन सभी स्पेक्ट्रम पर इंडिया को फोकस करके चलना होगा, जिससे आगे आने वाले समय पर इंडिया का इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स तो बेहतर हो ही, साथ ही साथ यहाँ का जीवन जीना और सरल बन जाए। अगला आर्टिकल हमारा IPAC इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना से रिलेटेड है। ये एक प्रकार का क्रॉस पार्लियामेंट्री अलायंस है। हुआ यूं कि चाइना चूंकि एक कम्युनिस्ट कंट्री है और चाइना का जो दबदबा है वो ग्लोबल ट्रेड की बात कर लें हम, या फिर ह्यूमन राइट्स की, या फिर किसी दूसरे देश के सिक्योरिटी की बात कर लें, उन सब पे कहीं ना कहीं एक थ्रेट की तरह सामने आ रहा है। तो जितने भी बड़े डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, मतलब ऐसे कंट्रीज जहां पर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उन सब ने एकजुट होकर ऐसा क्रॉस पार्लियामेंट्री अलायंस बनाया है। इन अलायंसेस में हम लोग US, जर्मनी, UK, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे, ऐसे बड़े कंट्रीज को हम देखते हैं, जिसके अंदर जो भी लेजिस्लेटर्स हैं, सीनियर लेजिस्लेटर का एक ग्रुप है, ये सब लोग आपस में मिलेंगे और ये देखेंगे कि भाई चाइना को हम लोग, या फिर चाइना से संबंधित जितने भी इश्यूज हैं उनको हम लोग कैसे स्ट्रेटेजिकली सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग कैसे प्रोएक्टिव मेजर ले सकते हैं जिसके चलते ग्लोबल ट्रेड, ह्यूमन राइट्स या फिर किसी कंट्री के सिक्योरिटी पर कोई आंच ना आ सके। तो ये है IPAC के बारे में। अगला आर्टिकल हमारा मैग्नेटो कैलोरिक मटेरियल के ऊपर है। हुआ यूं है कि भारत के कुछ महान वैज्ञानिक लोगों ने कैंसर को ट्रीट करने के लिए रेयर अर्थ मटेरियल के ऊपर आधारित एक मैग्नेटो कैलोरिक मटेरियल को डेवलप किया है। अब इस मैग्नेटो कैलोरिक मटेरियल को पढ़ने के लिए हमें मैग्नेटो कैलोरिक इफेक्ट MCE पर ध्यान देना पड़ेगा। इसका मतलब, इस इफेक्ट का मतलब होता यूं है कि हमारे पास अगर कोई एक मटेरियल है, अगर हम इस मटेरियल के पास कोई एक चुंबक या फिर कोई भी मैग्नेट पास ले जाते हैं और ये अपने आप में कोई एक मैग्नेटिक मटेरियल है, तो जो चुंबक हम इसके पास ले आए हैं ना, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका इफेक्ट इस मटेरियल के ऊपर पड़ता है और इसके चलते ये मटेरियल या तो गर्म हो जाता है या फिर ठंडा हो जाता है। इस मैग्नेटिक फील्ड का जो इस मटेरियल के ऊपर ये इन्फ्लुएंस रहा है ठंडा या गर्म करना, इसी इफेक्ट को हम लोग मैग्नेटो कैलोरिक इफेक्ट का नाम देते हैं।
अब इसी इफेक्ट को यूज किया जा रहा है कैंसर को ट्रीट करने के लिए। अभी तक होता क्या है, एक कॉन्सेप्ट है हाइपरथर्मिया का, जिसको अभी तक हम लोग कीमोथेरेपी वगैरह के नाम से भी जानते हैं कॉमनली, और इसको हम लोग यूज करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन कुछ परेशानियां हैं हाइपरथर्मिया में। हाइपरथर्मिया, अगर इस वर्ड को हम थोड़ा सा और तोड़ के देखें, हाइपर मतलब किसी चीज को बहुत ज्यादा, हाइपरथर्मिया का मतलब है कि किसी चीज को हमने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, और थर्मिया, चूंकि थर्म इस वर्ड में जुड़ा हुआ है, इसका मतलब किसी टेम्परेचर से है। मतलब अगर हमारे और आपके शरीर का तापमान कुछ इतना ज्यादा बढ़ जाए, मतलब कि जो हमारे तापमान को ठंडा करने का मैकेनिज्म है ना बॉडी में, जैसे कि हमें स्वेटिंग होती है, या फिर जब भी हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं, और ब्लड प्रेशर हमारे स्किन की तरफ सारे नर्व्स में ब्लड फ्लो कराने लगते हैं, जिससे कि हमारा बॉडी ठंडा हो जाता है। तो मतलब हमारे बॉडी के अंदर सेल्फ मैकेनिज्म है जिससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। लेकिन हाइपरथर्मिया एक ऐसा फेज है जिसमें हमारे बॉडी का टेम्परेचर एबनॉर्मली बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसी टेम्परेचर का यूज हम लोग करते हैं कैंसर सेल्स को मारने के लिए। अब इसके लिए हम लोग इसीलिए हाइपरथर्मिया का यूज करते हैं। मैग्नेटिक हाइपरथर्मिया एक प्रकार का ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल है जिसके अंदर हम लोग कीमोथेरेपी जैसे ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें हम लोग नैनो पार्टिकल्स, ऐसे नैनो मैग्नेटिक हाइपरथर्मिया के पार्टिकल्स को हम लोग इन्फ्यूज करते हैं बॉडी के अंदर, और उसके ऊपर से हम लोग कुछ मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो इससे होता यूं है कि ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, और चूंकि कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के तापमान में मर जाते हैं, जो ट्यूमर के सेल्स होते हैं, तो इतना ही तापमान हम लोग मेंटेन करते हैं इन मटेरियल्स का, और इन्हीं से हम लोग ट्यूमर के सेल्स या फिर कैंसर के सेल्स को हम लोग मार डालते हैं। लेकिन अब हाइपरथर्मिया में प्रॉब्लम ये आती है ना कि हम लोग टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते। एक बार अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करना बंद कर भी दिया, तब भी इसका टेम्परेचर तुरंत से कम नहीं होता है, वो या तो और बढ़ जाएगा या फिर उतने पर ही टिका रहेगा। उसके कारण होता यूं है कि हमारे बॉडी के अंदर जो हेल्दी सेल्स होते हैं ना, वो भी मर जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट देखते हैं, जैसे कि हमारी बीपी बढ़ जाए, या फिर हम लोग देखते हैं कि हेयर लॉस हो जाता है हमारा। आपने देखा होगा बहुत सारे टीवी सीरियल्स और मूवीज में देखा होगा कि जिसने कीमोथेरेपी कराया है उसका बाल बिल्कुल से गायब हो गया, मतलब वो गंजा हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम थी हाइपरथर्मिया की, जिसको दूर कर दिया है अब इंडिया के साइंटिस्ट के द्वारा खोजा गया मैग्नेटो कैलोरिक मटेरियल के द्वारा। यहां पर हम लोग टेम्परेचर को मेंटेन रख सकते हैं। मतलब कि अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव इस मैग्नेटो कैलोरिक मटेरियल से हटा दिया तो वो तुरंत से ठंडा होने लगेगा, और इसके चलते जो भी हमारे हेल्दी सेल्स होते हैं उनके ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए कीमोथेरेपी का ही एक एडवांस फॉर्म है जिसके अंदर हम लोग हाइपर थर्मिक मटेरियल को ना यूज करके हम लोग मैग्नेटो कैलोरिक मटेरियल को यूज करेंगे। तो यही आर्टिकल था ये। अगला आर्टिकल हमारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस से संबंधित है। हुआ यूं है कि अभी हाल फिलहाल में 2021-22 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जितने भी नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी वोटिंग होने वाली है। उसके लिए इंडिया ने अभी एक कैंपेन ब्रोशर रिलीज किया है। बात करेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो ये यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक है। तो बाकी के 5 कौन कौन से हैं? बाकी के 5 हैं, एक यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, एक जनरल असेंबली, एक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इकोसोक, एक आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे, और एक है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन की। अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के स्ट्रक्चर की, तो इसमें कुल मिला जुला के 15 मेंबर्स होते हैं। इनमें से 5 मेंबर्स जो हैं वो परमानेंट नेचर के हैं, इनको कोई हटा नहीं सकता। ये हैं यूएसए, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चाइना। लेकिन जो बाकी के 10 मेंबर्स हैं ये नॉन परमानेंट नेचर के होते हैं, जिनका इलेक्शन होता है, वोटिंग होती है इनके लिए, और एक कोई भी कंट्री 2 साल तक के लिए नॉन परमानेंट मेंबर्स के जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रह सकता है। अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के स्ट्रक्चर में थोड़ी कमियां हैं। कमियां इसलिए हैं क्योंकि ये जो 5 ऑरेंज कलर के चेयर देख रहे हो आप, इन लोगों के पास होती है वीटो पावर। वीटो पावर क्या करता है कि अगर कोई भी डिसीजन लिया गया है, कोई भी रेजोल्यूशन ड्राफ्ट किया गया है, अगर उनमें से किसी भी एक, इन 5 कंट्री में से किसी भी एक कंट्री ने मना कर लिया कि नहीं भाई ये रेजोल्यूशन हम पास नहीं होने देंगे, तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता है।
इंडिया के पता नहीं कितने मुद्दों पर चाइना ने अपोज किया है। बहुत सारे मुद्दों पर यूएसए ने, जैसे इजराइल का कोई भी मुद्दा आता है तो यूएसए अपना वीटो पावर यूज कर लेता है। सीरिया का कुछ इशू आता है तो वापस से चाइना और रशिया अपने वीटो का यूज कर लेते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी जगहों पर अलग अलग कंट्रीज के द्वारा वीटो का इस्तेमाल गलत तरीके से होता है। इसीलिए यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के स्ट्रक्चर को चेंज करने की बात हो रही है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के स्ट्रक्चर को भी चेंज करना है तो भी कम से कम इन पांचों लोग की सहमति तो जरूरी है, और इन पांचों में से कोई ना कोई एक तो सहमति नहीं ही जताता है। ज्यादातर चाइना इसके विपरीत रहता है हमेशा। इन्हीं सबको लेके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रॉब्लम चलती रहती है। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अगर फंक्शन की बात करें कि क्यों आखिरकार ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पर शांति कायम करने का काम करता है। साथ ही साथ किसी भी कंट्री को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना हो या फिर इंटरनेशनल एरिना में सिक्योरिटी प्रोवाइड करना हो तो भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वहां पर अपना रोल प्ले करता है। इसके अलावा हम जैसे पीस कीपिंग फोर्सेस भेजते हैं, कोई मिलिट्री ऑपरेशन को सहमति प्रदान करनी है कि नहीं, इन सब के लिए भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अपना पावर यूज करता है। इसके बाद ये एकमात्र ऐसा यूएन का बॉडी है जिसके रेजोल्यूशंस बाइंडिंग नेचर के होते हैं। बाकी की बातें तो हमने ऑलरेडी कर ली है। ठीक है, अगला हमारा आर्टिकल है वर्ल्ड ओशियंस डे से रिलेटेड। आपको याद होगा कि आपने 1992 अर्थ समिट पढ़ा होगा, जिसको हम लोग यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट मतलब UNCED के नाम से भी जानते हैं, या फिर द फेमस रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट के नाम से जानते हैं। उसी 1992 के इस अर्थ समिट में कनाडा के इंटरनेशनल सेंटर फॉर ओशियन डेवलपमेंट ICOD ने और ओशियन इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा OIC ने मिलकर 8 जून की जो ये तारीख है इसको वर्ल्ड ओशियन डे के लिए सबके सामने रखा था, और उसी दिन से ये वर्ल्ड ओशियन डे सेलिब्रेट होता है। हालांकि यूनाइटेड नेशन की अगर हम बात करें तो ये प्रॉपरली ऑफिशियली ये 2008 से रिकॉग्नाइज हो पाया है कि हाँ, हम 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे की तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। इसमें वही ओशियन के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको हम लोग कंजर्व करने की बात करते हैं। इस बार का जो थीम रहा है 8 जून के इस वर्ल्ड ओशियन डे का, वो है इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। अगला आर्टिकल हमारा नई मिशा 2020 से रिलेटेड है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर एक सब्सिडरी ऑफिस है, उसने 8 जून 2020 से लेके 3 जुलाई 2020 तक एक समर आर्ट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने की बात की है, जिसका नाम है नई मिशा 2020। इसके अंदर जितने भी आर्ट एंथुसियास्ट हैं, मतलब वो लोग जो कि आर्ट के प्रेमी हैं, कला में उनकी रुचि है, वो लोग जो आज के अभी के प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट्स हैं, उनके द्वारा बनाए गए कुछ ऑनलाइन वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करेंगे, और वो लोग इन्हीं लोगों से पेंटिंग करना सीखेंगे, स्कल्पचर बनाना सीखेंगे, या फिर प्रिंट मेकिंग जैसे कामों को सीखेंगे। इसमें एक इंटरडिसिप्लिनरी क्रिएटिव वर्कशॉप भी है जिसका नाम इंद्रजाल है। इस पूरे वर्कशॉप के अंदर में जितने भी आर्ट वर्क सेलेक्ट किए जाएंगे उनको नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट NGMA का एक कल्चरल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है सोहम, इसके ऊपर डिस्प्ले किया जाएगा। सोहम अपने आप में बहुत सारी चीजों को एन्यूमरेट करता है। ये फिलहाल अगर हम इस पर्टिकुलर वर्ड की बात करें तो ये हमारे वैदिक फिलॉसफी से लिया गया है। बहुत सारे उपनिषदों में या फिर स्त्रोतों में आप सोहम शब्द का उपयोग देखेंगे। सोहम का मतलब होता है, इसको अगर संधि विच्छेद करें, सह और अहम, मतलब कि आपके अंदर जो पूरा यूनिवर्स है या फिर आपसे पूरा का पूरा यूनिवर्स इंटरकनेक्टेड है, इस बात को दर्शाता है। सोहम जो है वो इंडिया का पहला कल्चरल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि NGMA के द्वारा डेवलप किया गया है। इसका बेसिक मकसद ही यही है कि जितने भी ऐसे आर्ट एंथुसियास्ट होते हैं या फिर जितने भी आर्टिस्ट होते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, जिससे कि हम लोग उनकी रुचि को बरकरार रखते हुए उनको कुछ अच्छा सिखा सकें। NGMA की अगर हम बात करें, नेशनल गैलरी फॉर मॉडर्न आर्ट, तो ये 1954 में स्टैब्लिश किया गया था जयपुर हाउस के अंदर में। इसके 2 ब्रांचेस हैं, एक मुंबई और एक बैंगलोर में है। बेसिक काम इसका यही है कि हम लोग 1850 के बाद से जितने भी मॉडर्न आर्ट के अलग अलग काम हैं, अलग अलग आर्ट वर्क्स हैं, उनको प्रिजर्व करके रखें अपने पास। अगला आर्टिकल हमारा आदित्य से रिलेटेड है, जो कि एक सोलर पावर्ड फेरी है और इसको गुस्टाव ट्रू अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। ये फेरी का मतलब होता है एक ऐसा छोटा सा बोट
जिसमें कुछ पैसेंजर्स को हम लोग रखकर एक जगह से दूसरे जगह पर इनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये अपने आप में एक इलेक्ट्रिक फेरी बोट है जिसको केरला स्टेट वाटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। ये दिन भर में कम से कम ऐसा 22 चक्कर लगाता है और एक चक्कर में लगभग 70-75 पैसेंजर्स को अपने साथ लेके जाता है। लागत इसके जो पूरे दिन में ऑपरेट करने की होती है वो मुश्किल से 180 रुपए के आसपास आती है। अगर हम इस सोलर इलेक्ट्रिक फेरी की जगह नॉर्मल डीजल फेरी रखते तो इसकी कीमत कम से कम, इसके ऑपरेशन की कीमत कम से कम 8,000 रुपए तक पहुंच जाती। अब आप ये समझिए कि 8,000 का काम एक तो ये 180 रुपए में कर रहा है और दूसरी बात कि ये जीरो पोल्यूशन फेरी है, मतलब कि ये एनवायरमेंट को किसी भी तरीके से हार्म नहीं पहुंचा रहा है। तो अभी तक इसने अपने पूरे ड्यूरेशन में 11 लाख पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट किया है और लगभग 70,000 किलोमीटर से भी ज्यादा यात्रा कर ली है। तो इसीलिए ये अपने इन्हीं यूनिक क्वालिटीज के बेसिस पर शॉर्टलिस्ट किया गया है। बात करें अगर गुस्टाव ट्रोव के बारे में, तो गुस्टाव ट्रोव एक फ्रेंच इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे जिसका रुझान इलेक्ट्रिकल कार और बोट्स के क्षेत्र में था। इनके द्वारा क्या हुआ कि ये लगभग अपने नाम में 75 पेटेंट्स करा चुके थे इसी कार और बोट के क्षेत्र में। इनको खूब सारे अवार्ड भी मिले थे और इन्हीं को सम्मानित करने के लिए हर साल ऐसे गुस्टाव ट्रोव अवार्ड दिया जाता है। इस बार आदित्य को भी शॉर्टलिस्ट किया गया है इसके लिए। अगला आर्टिकल हमारा कोल इंडिया के द्वारा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 3 नए कोल के माइंस ओपन किए गए हैं उससे संबंधित है। वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड WCL जो है वो कोल इंडिया लिमिटेड का एक सब्सिडरी कंपनी है। इसी ने 3 नए कोल माइंस को ओपन किया है जिसका नाम है अदासा माइन, ये महाराष्ट्र के नागपुर एरिया में है। दूसरा और तीसरा शारदा और धनकशा जो है वो मध्य प्रदेश के कंधन एरिया और पेंच एरिया में लोकेटेड है। बात करें अगर WCL के बारे में, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो है कोल इंडिया लिमिटेड के 15 बड़े मेजर माइंस के ऊपर निगरानी रखता है। इनके अंदर जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं उनका देखरेख यही करता है और ये जो 15 बड़े माइंस हैं ये पूरे इंडिया का लगभग 70% कोल प्रोडक्शन अकाउंट करते हैं। इसीलिए WCL अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट सब्सिडरी है कोल इंडिया लिमिटेड की। इसका मेजर टास्क यही होता है कि हमारे पास कोल का कितनी अवेलेबिलिटी अभी मेंटेन है, जो भी औजार की जरूरत होती है माइनिंग में उसका हमारे पास कितना भंडार है, रेलवे पर हमने कितने कोल लाद दिए हैं, इन सब चीजों की अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने का काम WCL का है। इसी से संबंधित एक संवाद ऐप भी है जो कि एक मोबाइल और डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन है जिसके अंदर कोल इंडिया लिमिटेड या फिर कोल से संबंधित जितने भी एम्प्लॉइज हैं या फिर अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं वो इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म संवाद पर अपने सजेशंस और फीडबैक शेयर कर सकते हैं। इसके अंदर क्विक रेस्पॉन्स टीम है जो कि टाइम फ्रेम में मतलब 7 दिन के मैंडेटेड पीरियड के अंदर अंदर उन क्वेरीज का रेस्पॉन्स देती है। WCL का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसा कि हमने डिस्कस किया कोल इंडिया लिमिटेड है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर में एडमिनिस्टर किया जाता है। WCL को कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर में कंपनी का दर्जा दिया गया है और ये 15 मार्च 2007 से मिनी रत्ना स्टेटस के अंदर में काउंट किया जाता है। ट्रू फॉल्स क्विकली देख लेते हैं कौन कौन सा है आज के इस पूरे लेक्चर से। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड वाइड फंड मतलब कि WWF के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। हमने देखा था कि नहीं ये WEF से रिलेटेड है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट है कि इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना, ये चाइना के बढ़ते दबदबे को कम करने के लिए डेमोक्रेटिक कंट्रीज का पार्टिसिपेशन है और इंडिया इसमें पार्टिसिपेटिंग कंट्री है। तो इसमें हमने ये देखा था कि इंडिया नहीं है, बाकी दूसरे 8 बड़े डेमोक्रेटिक कंट्रीज थे, तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट अदसा माइन जो है वो मध्य प्रदेश में है और शारदा अंडरग्राउंड माइन महाराष्ट्र में है। मुझे लगता है दोनों इंटरचेंज हो चुका है। अदसा माइन जो है वो महाराष्ट्र में है और शारदा माइन और इसके अलावा धनकसा दोनों को हमने कहां देखा था, शारदा और धनकसा को मध्य प्रदेश में देखा था। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है और इसका भी आंसर फॉल्स होगा। इंडियाज कैंपेन ब्रोशर, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उसके वोट की पहले इंडिया का कैंपेन ब्रोशर है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ट्रू हो जाएगा ये। नई मिशा 2020 एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके अंदर हम लोग पार्टिसिपेटिंग आर्टिस्ट के द्वारा कुछ आर्ट एंथुसियास्ट को कुछ अच्छे आर्ट फॉर्म सिखाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है नई मिशा, ये भी ट्रू है। तो ये थी आज की पूरी डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। हैव ए नाइस डे।